हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि मॉक टेस्ट का ये 51वां वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को जो लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है मैथ और रीजनिंग के, जो कि लगभग अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, चाहे आप एलपी का एग्ज़ाम दे रहे हो या टेक्नीशियंस का, या फिर आप एनटीपीसी का देने वाले मतलब कि दीजिएगा, यानी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सकते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, सभी क्वेश्चंस को आराम से करते चलेंगे। ओके, तो देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर जरूर करने का कोशिश कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये है तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास सिक्के का अनुपात दिया है, सिक्के का संख्याओं का अनुपात, सिक्के के संख्याओं का अनुपात आपके पास दे दिया है, ठीक है, जो कि है 8:5:3, 5:3 में दे दिया है, ठीक है। तो हमसे आगे कह रहा है कि कुल मूल्य 132 है, तो इसका मतलब कि हमें चाहिए कुल मूल्य, यानी मूल्य का अनुपात चाहिए, मूल्य का अनुपात चाहिए। तो मूल्य का अनुपात कैसे निकालिएगा, मूल्यों की अनुपात चाहिए, क्योंकि हमें मूल्यों का मान दिया है तो इसलिए हमें चाहिए। तो देखिए 8 जो ये अनुपात है वो किसके बराबर है, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के का जो अनुपात है 8 है, तो 8 गुना 1 अनुपात 2 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है 5, तो 5 गुने 2, और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है 3, इसका मतलब 3 गुना 5, तो ये मूल्यों का अनुपात निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको कीजिएगा तो 8, 10 और ये 15। इतना बात अगर समझ चुके हैं तो आगे देखिए, तो क्या कहता है कि मूल्यों का, यानी कुल मूल्य का मान इतना दिया है, तो मैं कुल मूल्य का अनुपात निकाल लूँ तो मेरा काम बन सकता है कि नहीं। तो जैसे कहने का मतलब 8 और 10, 18 और 15 कितना हो जाता है 33, यानी अगर मूल्यों का अनुपात में देखा जाए योग तो कितना है 33, और रियल में कितना दिया है 132, तो ये 132 के बराबर है। तो हमें चाहिए, पूछ किसके बारे में रहा है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो आपके पास सिक्के का अनुपात ये है, ये आपका 1 रुपया वाला है, ये 2 रुपया वाला, ये 3 रुपया वाला, तो इसका मतलब 5 रुपये वाला, तो ये हमें 3 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, सिक्के का अनुपात, सिक्का ना पूछ रहा है, ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि 5 रुपये के कुल कितने, यानी मतलब कि कुल कितने रुपए हुए, 5 रुपये वाले सिक्के के कुल कितने रुपए हुए, इस तरह से नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो कुल मूल्य के बारे में नहीं पूछा है, तो यानी 3 अनुपात की वैल्यू पूछा है, तो यहीं से हम 3 अनुपात की वैल्यू निकाल दें तो आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा स्टेप भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे दोनों साइड में 11 से भाग दे दूं तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3 आ गया, और इधर देखा जाए तो 11 से भाग दीजिएगा, 11 कहाँ 11, 11 दूनी 22, तो 12, 3 अनुपात की वैल्यू कितना आ गया 12। तो हमें पूछा भी था कि 5 के कितने सिक्के, यानी 3 अनुपात की वैल्यू पूछा हुआ था, तो ये राइट आंसर 12 होगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, और क्या बोलूं। तो देखिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए दोस्त, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे जो है भाई फंस जाते हैं,
तो बेहतर है कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले ही किया कीजिए, एग्जाम से पहले जरूर किया कीजिए। यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः d और d/2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। चलिए, एक बेलन का व्यास इतना दे दिया है और ऊंचाई इतना दे दिया है, तो आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप लोगों को इसकी फार्मूला पता होनी चाहिए। बेलन की आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये तो होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ तो ना तो r दिया है ना ही h दिया है, लेकिन कुछ अलग प्रकार से दिया तो है। जैसे यहाँ पर मैं r की बात करूँ, r क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब 2r। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो r बराबर क्या, d/2। r बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d/2, क्योंकि यहाँ व्यास की वैल्यू दिया हुआ है, हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2। दूसरा दिया है ऊंचाई, ऊंचाई का मान क्या दे दिया, d/2। तो दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई कि त्रिज्या कितनी है और हाइट कितनी है। तो यहाँ पर पुट कीजिए पाई, r का मान d/2 का स्क्वायर, h का मान कितना है, d/2। तो इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पाई d²/4, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा d², इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 और गुना d²/4, इतने यानी 2। तो इतने में आंसर आपको दिख जाना चाहिए था। हालांकि चलिए d² नहीं दोस्त, यहाँ पर 1 d है, तो ठीक है। तो पाई d² गुना d कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि d³ होगा। 4 दूनी 8, नीचे में 8, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये d यानी पाई d³/8 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला बेस्ड था, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन भले ही ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है दोस्त। क्या करा, एक धनराशि 50 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, प्रत्येक बच्चे को 80 रुपया मिलता है। यदि समान धनराशि को बच्चों के दूसरे समूह में के बीच समान रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिले, तो दूसरे समूह के बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 50 बच्चे थे और 80 रुपये पर बच्चे को मिल रहा था, तो यहाँ से हम कुल रुपए तो निकाल सकते हैं, टोटल मूल्य तो निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, सीधा सीधा मैं 50 गुना 80 कर दूंगा तो कुल मूल्य निकल गया। अभी इतना रुपए को 50 यानी प्रत्येक बच्चे को 50-50 रुपया दे रहा है, तो अब हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो बच्चों की संख्या यानी सीधा सीधा 50 से भाग दीजिए, बस ये कटा 80 आंसर। नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे उम्मीद से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक धनराशि को 50 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित कर रहे हैं तो 80 रुपये मिलते हैं, यानी प्रत्येक बच्चे को 80 रुपये मिलते हैं। तो सीधा सीधा बच्चों की संख्या गुना प्रत्येक बच्चों को कितना रुपए मिल रहा है, तो वो टोटल राशि हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये दे रहे हैं, तो दूसरे समूह में कितने बच्चे हैं, पहले समूह में 50 था तो दूसरे समूह में जस्ट इसका उल्टा 80 हो जाएगा आंसर। हालांकि समझिएगा थोड़ा और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलिए, यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसे चलिए कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग कितना होगा। चलिए सबसे पहले पता चले कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तभी तो हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी ढूंढते हैं कि बड़ी कौन सा है। तो बड़ी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 15 गुना 6 कितना होगा, 90। तो इसके ऊपर पे 90 डालिए, जो ऊपर में है उसी के ऊपर पे डालना है। 11 गुना 5 कितना होता है, 55। 90 55 में कौन बड़ा,
तो आपका जवाब होगा कि 90 बड़ा, तो ये वाला छोटा है, इससे ये वाला छोटा है, तो इसको नहीं लेना है। ओके, अब देखिए अभी बड़ा वाला निकाल रहे हैं कि बड़ा भिन्न, कौन सा भिन्न निकाल रहे हैं? बड़ा भिन्न। अब इसको 13 को गुना कीजिए, 6 सते 42 और 7 चौके 28, 5 चौके 20, तो 20 और 42 में कौन बड़ा? ये बड़ा, तो इसका मतलब ये छोटा है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना बात अगर समझ चुके हैं तो आगे और देखिए। अब ये दोनों संख्या तो खत्म, अब इन दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन है। जिसके माथे पर बड़ा आएगा वही बड़ा होगा भिन्न। ठीक है, तो 13 गुना 6 कीजिएगा तो कितना होगा? 78, और 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा? 25। 25 और 78 में बड़ा कौन? तो आपका जवाब होगा 78। तो इसका मतलब ये छोटा है, इसका मतलब ये छोटा है। तो सबसे बड़ा भिन्न के बारे में पता चल गया कि वो 6/5 है। कितना है? 6/5। ओके, अब छोटा वाला ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब छोटा वाला ढूंढने का कोशिश करते हैं कि छोटा वाला कौन सा मिलेगा। बड़ा वाला हमने पता कर लिया, इन सब में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो जो क्रम इसमें किया वही क्रम अब छोटा वाला निकालने में भी करेंगे। कैसे? देखिएगा यहाँ, अब छोटा वाला को रखना है और बड़ा वाला को मतलब हटा देना है। तो 15 गुना 6 कीजिएगा तो कितना होगा? 90, और 11 गुना 5 55, तो 55 और 90 में बड़ा को 90, तो इसको नहीं लेना है क्योंकि हमें छोटा की ओर जा रहे हैं। ओके, अब देखिए इस वाले को नहीं लेना है, यानी 6/5 क्योंकि बड़ा आ गया, इसको नहीं लेना। अब इन दोनों के अगर 77 और 15 चौके 60, 77 और 60 में बड़ा कौन? तो आपका जवाब होगा कि ये 11/5 बड़ा है, 11/15 बड़ा है, तो इसको बड़ा को नहीं लेना है क्योंकि छोटा लेना है, तो ये भी नहीं। तो अब इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन होगा। 13 चौके 52 और 7 बचे 35, 52 और 35 में बड़ा कौन? तो ये वाला बड़ा वाला को नहीं लेना, छोटा वाला को लेना। तो 5/13 जो है मेरा छोटी भिन्न निकल गया। छोटी भिन्न कितना? 5/13, और इन दोनों का योग पूछा है हमसे, तो इन दोनों का योग पूछा है, आराम से फाइंड कर सकते हो। 13 बचे 65, 13 का 78 और बचे 25, तो 103/65, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा मैंने यहाँ पर कैसे किया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ठीक है, कि 5/9 और 6/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला? तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए 13 को नहीं गुना कीजिए, 7 बचे 35, तो ऐसे 13 को नहीं भले ही गुना कीजिए, जो ऊपर में है उसी के ऊपर में लिखना है। 7 बचे 35, तो 35 आया। 9 6 के 54, तो यहाँ पर 6 ऊपर में है तो 6 के ऊपर में लिखना है 54। तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा कि इन दोनों में जो बड़ा है वह 54 है। इसका मतलब 6/7 जो है 5/9 से बड़ा है। क्या मेरी बात को समझ रहे? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लगाया है और कुछ नहीं। हालांकि ऐसे तो आप भी मतलब कि भाग लगा कर निकालते हैं, बेहतर है कि इस तरह से क्रॉस करके निकाल सकते हैं, कि जो कि एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, कपिल प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में। चलिए इसको पढ़ते चलते हैं और करते चलते हैं। देखिए इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। इसमें क्या करें? कपिल और प्रकाश, कपिल को के लिखा, प्रकाश को पी लिखा, ये दोनों मिलकर 45 दिन में कर रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? दिन में कर रहे हैं। प्रकाश और पीहू, अच्छा प्रकाश को पी मैंने लिखा था, पीहू को अब कुछ एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, पीएच मान लेते हैं। पीहू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और पीहू, कपिल और पीहू मिलकर 60 दिन में कर रहे हैं, मिलकर 60 दिन में कर रहे हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे? यानी तीनों एक ही साथ
यानी अलग अलग नहीं, तीनों एक ही साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 45 60 60 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 180 आ जाएगा। आराम से निकाल सकते हो आप लोग, मैंने तो अंदाज़ा लगा कर निकाल दिया है कि हाँ इसका ये होगा। और आपको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इन तीनों का एलसीएम कैसे मैंने 180 लिखा। ठीक है, तो आगे देखिए, इस 180 को आप 45 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 4। इस 180 को 60 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 3। फिर 60 से ही भाग देना है तो 3। अब ये क्या चीज़ है, इस बात को थोड़ा सा समझने का गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, के और पी का क्षमता 4 है, यानी के और पी दोनों एक साथ करें तो 180 काम में से 4 काम कर देंगे एक दिन में, और पी और पीएच एक साथ करें तो 180 काम में से 3 काम कर देंगे। के और पीएच एक साथ करें तो 180 काम में से 3 दिन कर देंगे। तो ये इनकी जो है क्षमता है, ये क्या है, क्षमता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये इनकी क्षमता है। और ये जो आपका 180 निकला है ये टोटल काम है, यानी टोटल वर्क, और ये आपका क्षमता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा फार्मूला याद रखनी होगी, जो कि अगर पहले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब आपके लिए याद हो गया होगा कि ये क्या है। टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। कुल काम बराबर क्या, समय गुना क्षमता। तो ये चीज होता है। तो हमें 180 काम करवाना है। कितना काम, 180 काम। तो टोटल वर्क जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता। इस तरह मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए टोटल वर्क काम कितना करना, 180। ठीक है, टाइम हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन क्षमता, क्षमता कौन, तीनों कर रहा है। हमें तो यहाँ के प्लस पी है, अलग अलग तीनों की तो क्षमता है नहीं कि हम के पी और पी एच का क्षमता निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए सोचिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर की वैल्यू को अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 2 बार के आया है, 2 बार पी आया है, 2 बार पी एच आया है। इसका मतलब 2k 2p 2p प्लस 2h 2ph ये है। इन सभी को जोड़ूं तो ये क्या है, तो 4 3 7 3 10, ये कितना है 10, कितना है 10। तो इसका मतलब इतना बराबर 2k प्लस 2p प्लस 2ph बराबर कितना है 10। तो यहां से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, k प्लस p प्लस ph बराबर 10। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसको मैं अगर यहां से k प्लस p प्लस ph का वैल्यू देखूं तो कितना आ गया 5। तो तीनों की क्षमता हमें पता चल गई कितनी है 5। तो यहाँ पर इसका मतलब क्षमता बोल रहा है और तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर जब एक दिन काम करेंगे तो 5 काम करेंगे। तो 180 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 5 की क्षमता से, तो इसको घटाइए, यहाँ से कट जाएगा 36 दिन। कितने दिन लगेंगे, टाइम उसको कितना लगेगा, तो आपका जवाब होगा 36 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। सेम क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिया है तो उसको मैं आप लोगों को करने के लिए दे दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस कर लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें डाटा जो है थोड़ा सा मतलब कि अच्छा डाटा दिया है, उससे बेहतर डाटा दिया है इसमें, कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। नेक्स्ट देखें, चलिए इसको बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए x प्लस 1/4x बराबर 2 बटे,
3/2 दे दिया है। 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। हमें यहाँ तक 8x³ में पहुँचना है ना। तो जो पहले प्रश्न दिया है उसको उतारने का कोशिश करते हैं, ठीक है। x प्लस 1/4x बराबर 3/2, ठीक है। और हमें 8 के क्यूब तक पहुंचना, 8 तक पहुंचना है। तो यहाँ पर अगर क्यूब करने पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 8 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 2। तो 2 कैसे ला सकते हैं? तो सिंपल सा हिसाब किताब है, पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए। तो 2x और इसको 1/4x को 1/4x को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/2x। क्या आ गया? 1/2x। और इसको 3/2 को अब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोस्त, जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल चुका है। क्या करने से? पूरे इक्वेशन को 2 से गुना करने पर इतना आ गया, इतना आ गया। तो अब इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम क्यूब तक पहुंच सकें, इनका क्यूब कर देते हैं। तो आपको तो a + b का होल स्क्वायर तो पता होगा ना, होल क्यूब तो पता होगा ना, तो आप क्यूब लगा लीजिए। अन्यथा आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। जब पावर 1 से पावर 3 में जाना हो तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर मान रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, पावर 1 से पावर 3 तक जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर मान रहता है उसका पावर क्यूब कर देते हैं। और जो भी यहाँ पर मान है उसको घटा देते हैं 3 गुना करके। 3 गुना, अगर यहाँ पर 6 रहता है तो 3 गुना 6 करते हैं, 8 रहता है तो 8 गुना 3 यानी 3 गुना 8 करते हैं। तो बस ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 3 3 होती है 27 माइनस 3 3 9, 27 में 3 जाएगा तो कितना होगा? 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। नहीं समझे? सिंपल सा। अगर नहीं समझे तो आप इसका पूरे का होल क्यूब कीजिए, आपका आंसर तक पहुंच जाइएगा, यहाँ तक आप पहुंच जाइएगा। बात समझ रहे हैं? अन्यथा आप एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताया कि देखिए, अगर x + 1/x बराबर k हो तो हमें कहाँ पहुँचना है? क्यूब तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है? क्यूब तक। तो x³ माइनस 1/x³ यानी प्लस 1/x³ तक पहुँचनी है। तो k³ माइनस 3k, क्या करना है? 3k, जो कि यहाँ पर मैंने लगाकर निकाल दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? ओके, नेक्स्ट दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को करनी चाहिए। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाइए, बस सीरीज का क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया है। चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है। 35 से 49 जा रहा है, तो यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है? तो मेरे में से 14 बढ़ रहा है। 49 से यानी 0.14 बढ़ रहा है। इधर देखा जाए तो इसमें भी 0.14 बढ़ रहा है, यहाँ भी मतलब सेम है। तो इसमें आप 0.14 बढ़ा दीजिए, 0.14 बढ़ा दीजिए। तो इसमें 0.14 बढ़ाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा और लास्ट में एक ही ऑप्शन में है। बात समझ रहे? तो सब में 0.14 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 0.77 में 0.14 बढ़ेगा, तब जाकर वाट के स्थान पर जो भी आएगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक बाद W लेकिन ठीक पहले K नहीं है? तो ऐसे कितने डी है? तो इसका पैटर्न हमें पता करनी है। क्या पता करनी है? इसका एक जो अच्छा तरीका होता है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। पैटर्न क्या बोल रहा है? ऐसे कितने डी हैं, तो डी कितने हैं जिनके ठीक बाद W है, डी के बाद W है लेकिन ठीक पहले K नहीं है, यानी K डी के ठीक पहले K नहीं होनी चाहिए, K नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं K आ गया तो वो नहीं होगा। तो ऐसे यानी DW और K नहीं वाला पैटर्न ढूंढना है। तो W पहले DW ढूंढने का कोशिश करते हैं। चलिए DW यहाँ दिखा लेकिन पहले बोल रहा है K नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर K है तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं,
यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो ये रिजेक्ट। और देख लेते हैं, हाँ DW दिखा और पहले के नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर G है, ये वाला चलेगा, ठीक है। और कहाँ DW दिखा लेकिन पहले के नहीं है, ये वाला भी चलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर DW दिखा और पहले के नहीं है, पहले के नहीं है, तो ये वाला भी चलेगा। टोटल कितना मिला? 1 2 3। तो ऐसा पैटर्न कै गो मिला? 3 गो। बस इसका पैटर्न आपको पहले लिखना है, उसके बाद ढूंढने का कोशिश करना, जल्दी ढूंढा जाएगा। बात समझ रहे हैं? अन्यथा आप ऐसे अंदाजी ढूंढिएगा ज़्यादा टाइम लगेगा। बेहतर है कि एक पैटर्न को लिख लीजिए, उसके बाद ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2 भार है जो कि 27 kg का और 108 ग्राम का अनुपात निकालिए। चलिए, 27 kg अनुपात 108 ग्राम, तो दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। या तो इसको आप ग्राम में चेंज कर दीजिए या तो इसको आप केजी में चेंज कर दीजिए, आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलिए, इसको इसी वाले को हम लोग जो है ग्राम में बदल देते हैं। तो 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, तो इसको आप 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये ग्राम में चेंज हो गया और ये 108 ग्राम, ठीक है। इतना हो गया, तो ग्राम से ग्राम खत्म, और किससे कटेगा? 9 से, ये 9 से 3 बार में 3000, और ये 9 से बरनामा 78 से 12 बार में। अभी और भी कट सकता है, अभी और भी कट सकता है, डायरेक्ट 12 से भी कट जाएगा। 12 से ये 1 बार में, और ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 1 0 बच गया। 1:250, कितना आ गया? 1:250। ओके, नेक्स्ट। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी से रूप से समान है और एक भिन्न है, तो विषम का चयन कीजिए, विषम पद का चयन कीजिए। तो कीजिए विषम का चयन। देखिए, तो यहाँ पर जो बोल रहा है विषम का चयन करना है, तो क्या सीरीज चल रहा है? PQRS ये दिखा, VWXY CD होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है, F। चलिए इसको पकड़ते हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं। JKLM, बिल्कुल ये तीनों में समान पैटर्न चल रहा है, इसमें आपका अलग है। यहाँ पर D होना चाहिए था, EF जो भी होता फिर आगे होना चाहिए, तो यहाँ D नहीं है, तो ये वाला अलग है। ये वाला क्या है? जो पैटर्न इन तीनों में चल रहा है वो वाला पैटर्न इन तीनों में नहीं चल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल क्या होगी? ठीक है, यानी कहने का मतलब बस यहाँ पर है, बस यहाँ पर, और एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है। तो इस व्यक्ति को जब पार किया तो कहने का मतलब इस व्यक्ति का 3 किलोमीटर पर घंटा चाल है और इस व्यक्ति का 5 किलोमीटर पर घंटा चाल है, ठीक है। इतना बात कर रहा है, तो कहता है कि इसको जब पार किया तो 10 सेकंड का समय लिया, 10 सेकंड का समय लिया, और इसको जब पार कर रहा है टोटल, तो ये यहाँ से यहाँ तक में 11वां सेकंड में पार किया, 11 सेकंड। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बस की चाल क्या होगी, तो बस की कुछ तो स्पीड होगी। मैंने आदमी की स्पीड तो पता कर लिया कि ये है, फलना निकलना है, तो आप बस की चाल कैसे निकाल सकते हो? तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो निकाल सकते हो ना,
तो आपका जवाब होगा कि हाँ दूरी तो निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको नेमिंग कर दूं ABC, तो आपको AC की दूरी अगर पता चल जाए तो आराम से कम हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है। तो आप दूरी बराबर क्या कर सकते हो, D बराबर, आप फार्मूला लगा सकते हो, D बराबर ST। थोड़ा समझने का गौर से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो AC कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका जवाब होगा कि AC जो निकलेगा वह स्पीड कितना 5 और टाइम कितना 11, टाइम कितना 11 सेकेंड है। उसको अभी चेंज करने का लोचा मत रखिएगा, हालांकि चेंज भी कीजिएगा तो उतने आंसर आएगा, नहीं भी कीजिएगा तो उतने आंसर आएगा। तो जो बेहतर है उसे ही लगा लीजिए। तो AC बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। हालांकि यूनिट में रहता तो कुछ अलग आंसर आता, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ये है, ठीक है, इतना। तो 55 आ गया। दूसरा बात, हमको AB तक अगर मैं दूरी निकालने की कोशिश करूं कि कितना है AB तक, तो आप B की यानी जो ये व्यक्ति था इसका चाल कितना था 3 और समय कितना लग रहा है 10। तो यहां से देखा जाए तो ये 30 किलोमीटर। हालांकि दोस्त यूनिट, कुछ दोस्त को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये किलो मतलब कि आपने यूनिट तो नहीं चेंज किया, ये किलोमीटर पर घंटा में, ये सेकंड में। आप चेंज करके भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन में चेंज नहीं हो कीजिएगा, चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इतना आया। तो आप बताइए AB की दूरी इतनी और यहाँ तक की दूरी इतनी है, टोटल इतना है, तो एक दूसरे को पार करती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ टोटल दूरी का अंतर देखूं तो कितना है, दूरी में अंतर देखूं तो कितना है, तो आपका जवाब, कहने का मतलब कि आप इस दूरी को अगर फाइंड करने की कोशिश करो, BC का मान निकालने की कोशिश करो कि यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो इन दोनों का अंतर तो कितना 25 किलोमीटर। क्या आप बात को समझ रहे हैं? 25 किलोमीटर। तो इसकी यहाँ पर आ गया 25 किलोमीटर, और यहाँ तक का समय का अंतर देखा जाए तो यहाँ तक में 10 और टोटल 11, तो यहाँ तक में समय कितना, तो आपका जवाब होगा कि 1 सेकेंड, क्योंकि टोटल 11 और यहाँ तक 10, तो 1 सेकेंड। तो आप बताइए चाल बराबर फार्मूला क्या बनता है, इसी फार्मूला को आप देख सकते हो। तो S बराबर क्या D/T। तो दूरी कितना आ गया, अंतर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा 25 और टाइम 1, तो ये आपका 25 किलोमीटर पर घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, या तो फिर आप ऐसे निकालिएगा। मैं देखिए यूनिट में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको 5/18 से गुना कीजिए तो ये किलोमीटर में निकल जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके बाद जो भी यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है, इसको भी 5/18, तो यहाँ पर कुछ मान आएगा, यहाँ पर कुछ मान आएगा, उन दोनों का अंतर निकालिएगा, फिर समय से गुना कर दीजिएगा, तो फिर आपका जो भी आंसर आएगा सेम आएगा। आप करके देखिएगा, बेहतर है कि बिना किए हुए भी आंसर आ जाएगा, आराम से कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, चलिए बनाइए। जरूरी थोड़ी नहीं है कि रीजनिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही आए, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से ही आए या नंबर सीरीज से आए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जीके वाला भी क्वेश्चन उठा के दे देगा रीजनिंग में। बात समझ रहे? जैसे बिहार का संबंध झारखंड से है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? तो देखिए बिहार झारखंड से अलग होकर बना है, यानी झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना है, तो छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना होगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यानी बताइएगा हमारे में से बिहार झारखंड जो अलग हुआ है 2000 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, एक मशीन को 48
₹100 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है और 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए इसको बेसिक्स, ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को मेरा लेने का मकसद है कि अगर आप बेसिक से कीजिएगा तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप अगर शॉर्टकट इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं तो थोड़ा बहुत कम समय लगेगा। जैसे कहने का मतलब 20% हानि पर बेचा है, तो अगर मैं कहूँ कि सीपी आपका 100 है तो आपको 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि आप 80 में बेच रहे हो, उस बस्ती को 100 में 20% घटाकर बेच रहे हो। इसका मतलब आपका जो SP1 है आप 80 में बेच रहे हो, है ना, जो कि 4800 है। इस 80 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, x कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसे लिख सकते हो। तो 80x की वैल्यू आपको 4800 दिया है, ठीक है। फिर कहता है कि नहीं आपको 20% लाभ कमाना है, तो फिर आप कितने में बेचोगे। यानी SP2 के बारे में जो बोल रहा है 20% लाभ, यानी आपने 100x में खरीदा, 20% लाभ, इसका मतलब कि 120x में आप बेचना चाह रहे हो, तो आपका मूल्य क्या होगा। आपका मूल्य क्या होगा, पहले तो 4800 था, जब आप 80x पर बेच रहे थे, लेकिन आप 120x पर बेचोगे तो कितना रुपए होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे। तो इसको आप डायरेक्ट 120 बनाने का कोशिश कीजिए। वो कैसे कर सकते हो, देखिए आप इसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 40, आप इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि इसको अगर आप 2 से भाग देते हो तो ये आपको जो हो जाएगा 2400। क्या यही ना, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो अब 40 मिला हमको, क्या 40 को मैं 3 से गुना कर दूं तो 120 पूरेगा क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 120 तो पूर जाएगा। तो आप इसको भी 3 से गुना कर दीजिए तो 24 या 72 पर 00। क्या मेरी बात को समझ रहे। तो ये 7200 डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो ये भले ही हमको समझाने में लग गया होगा 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन दोस्त अगर इस तरीके को समझते हैं तो बहुत कम समय में आंसर आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना कम समय में आए। बात समझ रहे हैं। तो इन सब तरीकों को सीखिए। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में क्रूड को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो भी है तो इसको क्या लिखेंगे। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि इसको उतारिए फिर बनाइए, कुछ थोड़ा सा 1 आध सेकेंड सोच कर देखिए कि क्या बिना उतारे बन सकता है क्या। तो आपका जवाब होगा कि हाँ देखते हैं, हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है DE, इधर क्या लिखा है ED, मतलब जस्ट इसको उल्टा दिया है। शुरू अंतिम का दोनों संख्याओं को अंतिम में ही उल्टा कर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर वही दिमाग लगाओ ना कि जो अंतिम का दोनों संख्या था अंतिम में उल्टा कर लिख दिया है TS। क्या मेरी बात समझ रहे। इधर जो भी आए 3 संख्या जो भी आए, लेकिन TS अंत में होना चाहिए। तो TS एक ही ऑप्शन में, और ये कहानी खत्म। ये आपका राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे दोस्त। अच्छा ऐसे भी नहीं, अगर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। मेरे उम्मीद से तो कर रहा है। देखिए B से पहले B के बाद C, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आया होगा इधर जो ये बना होगा N के बाद M आया होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ दोस्त, उस तरीके से तो गलती हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी होगा कहने का मतलब B से C गया है, तो इसका मतलब L से M गया होगा। L के बाद है ना M आता है, तो यहाँ पर आपका L हो जाएगा L। उसके बाद R से S गया, यानी O से P जाएगा LP ना। फिर भी वही तरीका से आंसर, O से भी आंसर सही है, ऐसे भी वही आ रहा है। तो देखिए शुरू का 2 डिजिट चेक हो गया, तो 2 डिजिट भी चेक करके मार सकते, क्योंकि LP से कोई स्टार्ट ही नहीं है। यहाँ NP है, यहाँ NN है, या LN है, तो
इन सब प्रश्न में देखिए दोस्त, जरूरी नहीं कि आप ऐसे उतारो CRUDE फिर BSTED, उसके बाद इसको उतारो आप MOIST, उसके बाद यहाँ से आप पता करो कि इसमें क्या हुआ है, एक घटा है, इसमें एक जुटा है, एक जुटा है, इसमें एक घटा है, इसमें एक जुटा है, तो फिर आपका बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन अगर आप ऐसे ही सोच सोच कर देख लेते हो तो आराम से आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसका अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो आपको फिर PU मान के निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, नहीं x मान के निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर फार्मूला लगाते हैं तो आपको आसानी से निकल जाएगा। कितना? 2 वर्ष है, और 2 वर्ष का CI माइनस SI का जो सूत्र होता है वह PR% का होल स्क्वायर, बस इतना सा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? देखना कैसे आप। तो हमारे पास CI SI का अंतर कितना है? 50। P हमें फाइंड करना है, R हमें दिया हुआ है, और ये फार्मूला है 2 वर्ष के लिए, तो इसलिए टाइम कहीं नहीं हो, लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना जरूरी भी नहीं है क्योंकि इसका ये फार्मूला ही CI SI का, ये मैंने लिख दिया कि 2 वर्ष का अगर अंतर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो PR कितना है? 10% का होल स्क्वायर। तो कीजिए सोल्व, यहाँ से P का जो भी मान आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये 10/100 गुना 10/100, यही ना, स्क्वायर मतलब तो यही, और परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, तो 10 से कट गया ये 10, तो 1/P/100 आ गया, और इसको सीधा कीजिएगा तो गुना भाग करके ये 500 कहते हैं 5000 रुपये, ये आपका आंसर। अन्यथा आप एक बार चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे, फिर साधारण ब्याज लगाओगे, फिर जाकर आंसर आएगा, तो बेहतर है कि आप ये फार्मूला लगा लीजिए। चलिए यहाँ से एक इसी में से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है कि 3 वर्ष का अंतर क्या होगा। तो उसके लिए मैं सवाल तो नहीं, फार्मूला बता देता हूँ कि ताकि आगे जो है आपको काम आएगा दोस्त। चलिए मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ। जब 3 वर्ष के लिए जब अगर पूछा जाए CI SI का अंतर का फार्मूला, तो आपको लगाना है PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 पर क्यूब। तो ये फार्मूला लगाकर आप निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। बेहतर रहेगा कि आप सूत्र मतलब कि अलग अलग निकालने से बेहतर है कि आप यहाँ ये फार्मूला लगाकर निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई और कार्य समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लग गए। तो बलवीर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर भी हम लोग वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम मेथड नहीं कर रहे हैं दोस्त। जो आपको ये फार्मूला मैंने लिखा है था, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाकर हम लोग इस सवाल को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। देखिए कैसे। अनिल, हमें इसका मतलब कि हमें क्षमता पता होनी चाहिए, तभी तो मैं काम निकाल सकता हूँ। क्षमता और समय तो है लेकिन क्षमता नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, है कि नहीं। अनिल की क्षमता जो है ए मान लेते हैं, क्या है ए, और बलवीर की क्षमता, अच्छा बलवीर है, चलिए कोई बात नहीं, बलवीर की क्षमता को बी मान लेते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ओके। तो अब मैं काम की बात करूं तो जब दोनों मिलकर करते हैं तो 3 दिन लगते हैं, है ना। तो काम की मैं बात करूं कि टोटल वर्क इसने कितना किया, तो आपका जवाब होगा कि टाइम तो इन दोनों को 3 लग रहा है
और इन दोनों की क्षमता की अगर बात करूं कि एक साथ करे तो a प्लस बी क्षमता रहेगी। क्या रहेगी? a प्लस बी क्षमता रहेगी। तो ये आपका काम निकल गया 3 गुना a प्लस बी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसी काम में से, इस काम में से कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गया। इसका मतलब 2 दिन तक अनिल और बलवीर दोनों साथ काम किया होगा, है ना। तो 2 दिन तक, समय 2 दिन तक, और दोनों मिलकर काम किया है, अनिल और बलवीर, अनिल और बलवीर। तो कुछ काम तो यहाँ हो गया होगा, इस इतना काम में से कुछ काम हुआ होगा, कुछ काम बाकी होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ काम बाकी होगा और उस कुछ काम को बलवीर को 2 दिन और लगते हैं। इसका मतलब अनिल निकलता है तो इसका मतलब सिर्फ बलवीर कर रहे हैं, तो बलवीर अपनी क्षमता से करेगा। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 दिन लग रहे हैं लेकिन कौन कर रहे हैं? बलवीर। बलवीर अपनी क्षमता से, बलवीर की क्षमता क्या? बी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखिए इधर भी टोटल काम और ये भी टोटल काम, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल काम कंप्लीट। जब दोनों काम इक्वल है तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया और यहाँ से मैं सोल्व करके ए और बी की एक्चुअल वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए कैसे, तो 3 ए बी में से ए प्लस बी में से 2 ए प्लस बी घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए प्लस बी। हालांकि आप इसे गुना भाग भी करके निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए और क्या, थोड़ा फास्ट करने का कोशिश कीजिए। और इधर बचा क्या? 2b। तो b वाले को एक साइड लेते जाइए, a वाले को एक साइड रहने दीजिए। a बराबर क्या? b को उधर ले जाइएगा तो 2 गो b में 1 गो b घट जाएगा तो b बच जाएगा। इसका मतलब जो भी क्षमता a की है वही क्षमता b की है, यानी a बराबर b हम पुट कर सकते हैं। a बराबर b हम पुट कर सकते हैं। तो अब रियल में अगर काम देखा जाए तो कितना है दोस्त? तो ये काम इतना है और a के जगह पर b में हम पुट कर सकते हैं या b के जगह पर a पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों की क्षमता बराबर है। बात समझ रहे हैं? या तो अब यहाँ पर कुछ भी मान रख दीजिए, a का 1 b का 2, यानी दोनों का बराबर, यानी a का 1 रख रहे हैं तो b का भी 1 ही रख दीजिए। तो बेहतर है कि आप ऐसे ही निकाल दो। तो टोटल काम कितना निकल जाएगा अगर मैं देखूं तो या तो आप इधर रखो a बराबर b, या तो आप इधर रखो a बराबर b, दोनों स्थिति में काम सेम आएगा दोस्त। तो टोटल वर्क क्या है? 3 गुना a प्लस b। चलिए 3, a के जगह पर b को पुट कर देते हैं तो b प्लस b। तो यहां से यह क्या आएगा? 2b गुना 3, 6b आएगा। यानी टोटल काम कितना है? 6b है। टोटल काम कितना है? 6b। तो कहता है अकेला बलवीर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? बलवीर उसी कार्य को कितना, यानी ये टोटल काम जो है 6b आया, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यानी काम बटे क्षमता, यही ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, समझिए। अगर आप समय बराबर फार्मूला देखो तो आपका क्या हो जाएगा? समय बराबर फार्मूला, तो इसको टाइम बराबर क्या? टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो चलिए, तो यहाँ तक तो पता है कि ये 6b टोटल काम है, तो यहाँ पर 6b पुट कीजिए। और किससे करवाना है? बलवीर से। और बलवीर की क्षमता क्या है? b, तो भागा b। तो ये गया काम से b बचा कितना? 6। तो ये 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है बट समझने का कोशिश कीजिएगा। और क्या बताऊंगा दोस्त, प्रोसेस से समझते जाइएगा कि मैंने कहाँ क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट इसका पीडीएफ जो है कि मैं जो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और क्या कहूँगा, चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त डरते हैं, इन डरने की ज़रूरत नहीं है अगर सूत्र वो थोड़ा सा याद है तो देखिए, साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए बराबर व्हाट, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या?
इसको चेंज कर सकते हैं साइन में? तो आपका जवाब होगा कि हाँ चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, चलिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ, साइन 90 माइनस 45 माइनस ए के ये। आप कुछ दोस्त कहेंगे कैसा क्यों, तो आपने पढ़ा होगा कि कोस थीटा बराबर कह सकते हैं कि हम साइन 90 माइनस थीटा होता है। क्या इस बात को बोल सकते हो कि नहीं? तो वही चीज तो किया, इस पूरे को हमने थीटा मान लिया, इस पूरे को थीटा मान लिया, इसीलिए 90 में इस पूरे को घटा दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्त? मैं बिल्कुल जहां भी अगर आपको दिक्कत होगा वहां बिल्कुल मैं बेसिक से समझाने का कोशिश करूंगा दोस्त कि हाँ यहाँ पर ये चीज लगा है। और आप जब तक आप समझने का कोशिश नहीं करोगे दोस्त, हम कितनों बढ़िया समझाएं आप नहीं समझ पाओगे। और अगर आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे तो जो चीज़ हम नहीं भी समझाएंगे वो चीज़ आप समझ सकोगे। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अपना माइंड को भी लगाइए, जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो ये क्या बने, साइन 45 प्लस ए और ये माइनस साइन, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 माइनस 45 प्लस ए, माइनस माइनस प्लस ए। तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो यहाँ जो भी है साइन 45 प्लस ए, और इधर भी देखिएगा तो ये भी बन जाएगा साइन 45 प्लस ए। जब इतना में इतना घटिए जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है दोस्त, समझना ही चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चलिए इसको बनाइए, दो संख्या है तो कहता है इसका योग और इसके अंतर को जोड़ने पर क्या होगा। तो चलिए, जरूरी है कि इस डाटा को, इसके लिए मैं इसको प्रॉपर एक बार जोड़ूं फिर घटाऊं नहीं। देखिए क्या करना है, इतना को हम a मान लेते, इतना को b। तो इसने कहा कि एक बार योग करना है यानी a प्लस बी, और कहता है एक बार अंतर करना है यानी a माइनस बी, और इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या मान होगा। तो चलिए इसको जोड़कर देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये आ गया। तो b एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कहानी खत्म, बचा क्या 2a। तो a बराबर हमने क्या माना, यानी 3.03 को a माना है, तो बस यहाँ a के जगह पर 3.03 पुट कर दीजिए, तो गुना भाग करके जो भी आंसर आ जाएगा 9 अच्छा दोस्तों यहाँ 2 है तो गलती हो गया 6 पॉइंट ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.06, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, और है क्या क्वेश्चन, अब नहीं है। तो यहाँ इसको स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को 30 वीडियो का जो है पूरा PDF दे चुका हूँ टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात इधर बचा हुआ जो आपका ये 30 के 40 वीडियो का आपको PDF दे दिया। बाकी बात जो ये कहने का मतलब ये 11 पेपर का जो है 11 प्रैक्टिस सेट का, ये अभी मैं PDF अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन इसको जल्द ही कर दूंगा। PDF में मैं काम कर रहा हूँ तो ज़रूर कर दूंगा। तो इसको आप स्कैन करके जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं जोड़ पा रहे होंगे स्कैन करके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर यहाँ तक रुके हुए थे तो हो सकता है कि आपको कुछ तो अच्छा लगे होंगे। मैं मानता हूँ कि सभी 100% को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, ये बात फिक्स है। तो हमसे वही दोस्त संतुष्ट हो सकते हैं जो हमको समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं, जो हमारे तरीके को
की अहमियत को समझ सकते हैं कि इस तरीके से आंसर जल्दी आता है, वो समझ सकते हो। लेकिन और सब नहीं, सीधा सीधा कहने का मतलब मैं 100% को खुश नहीं कर सकता हूँ दोस्त, लेकिन अगर आप समझ रहे हो मेरे तरीके को तो मतलब कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने वाले हो, समझ सकते हैं। तो हमारी हौसला थोड़ा सा बढ़ाने के लिए दोस्त एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो किसी एक स्टडी ग्रुप में या किसी भाई बंधु को आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि खुशी मिलता है कि जब मैं इस तरह के कंटेंट को बना रहा हूँ और आप लोग पसंद कर रहे हो तो अच्छा लगता है कि हाँ इस सीरीज को और आगे तक ले जाया जाए। अन्यथा क्या फ़ायदा, आप लोग को पता है कि 1K तक मतलब कि हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आसपास हैं दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोग जोर लगाइए और आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए दोस्त। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं अकेला हूँ और सभी चीज़ हमें खुद ही करना पड़ता है। PDF बनाना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, और क्या कहते हो, फिर वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, मतलब बहुत मेहनत लगती है दोस्त। अगर आप में से कोई वीडियो वगैरह बनाते होंगे, नॉर्मल वीडियो भी, तो आपको पता चलता होगा कि एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है और मतलब कि कंटेंट बनाने में कितनी टाइम लगती है। तो हमें सोचिए कि मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूँ, फिर उसे टाइपिंग करता हूँ, फिर उसका वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर जाकर एडिट करके तब जाकर आप तक पहुँचती है। कितनी मेहनत लगती होगी दोस्त। थोड़ा सा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो और क्या बोलूँ, बाकी बात तो आप लोग समझदार हो ही, तो इतना कुछ तो आप लोग कर ही सकते हो अपने भाई के लिए। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।